नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर ड्रग नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी कर 2 करोड़ की नशीली दवाइयां जब्त की है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, यहां पर नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी हुई है और इसमें 2 करोड़ की नशीली दवाइयां पकड़ी गई हैं, जब्त की गई हैं। तो लगातार कार्रवाई हो रही है और अलीगढ़ से ये कार्रवाई ड्रग नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी की है। 2 करोड़ की नशीली दवाइयां यहां से जब्त की गई हैं। तो जिस तरह से यहां पर शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, अब उसको लेकर लगातार ड्रग्स विभाग हो या फिर आबकारी विभाग को छापेमारी कर रहा है। और अलीगढ़ से अब बड़ी खबर है, जहां पर नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी कर 2 करोड़ की नशीली दवाइयां जब्त की है। शहीद मेडिकल एजेंसी के नाम से एक लाइसेंस जारी हुआ था करीब 5 साल पहले। उसी पे ही उसके गोदाम उस पर कोई लाइसेंस पे काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसी के नाम से गोदाम पे एक गोदाम का लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। उस बिना लाइसेंस के गोदाम पे कार्य हो रहा था, जिसमें सारी दवाएं मिली हैं, जो किसी भी दवा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कहाँ से आती हैं, कहाँ को जाती हैं, पता नहीं, क्योंकि ना तो मालिक उसका हाजिर हुआ और ना मकान मालिक हाजिर हुआ, 2 लोग नहीं हाजिर हुए कोई। और एक और बड़ी खबर, मुरादाबाद में एक लड़के ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी मां को ही गोली मार दी है। गोली मारने के बाद से आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। महिला की हालत इस वक्त गंभीर है। तो संपत्ति विवाद को लेकर एक बेटे ने अपनी मां को ही गोली मार दी है। मुरादाबाद से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक संपत्ति विवाद को लेकर अपनी मां को ही बेटे ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद से आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। महिला की हालत इस वक्त गंभीर है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी और संघ के नेता कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में बड़ी बैठक है। समझिए बीजेपी, संघ और सरकार की इन बैठकों में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल तेज है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। मीटिंग और गुपचुप मीटिंग का ये सिलसिला थमा नहीं है। आज भी लखनऊ में एक मीटिंग है। सियासी गलियारों में हो रही हलचल पर हमारी भी नजर है। बैठकों के इस दौर के मायने क्या है, सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी की ये बैठकें 16 मई से शुरू हुई। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, दत्तात्रेय होसबले और सुनील बंसल मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या हुआ, इस बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। 22 मई को दिल्ली में एमएलसी AK शर्मा पीएम मोदी से मिलते हैं। उसके बाद लखनऊ में सीएम योगी से मिलते हैं। 25 मई को दत्तात्रेय होसबले लखनऊ में संघ के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। 29 मई को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह बैठक करते हैं। इस बैठक में क्या हुआ, ये भी मीडिया को नहीं बताया गया। 31 मई यानी कि आज लखनऊ में एक बार फिर से मीटिंग है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, राधा मोहन, BL संतोष और कई नेता शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि सरकार और संगठन में जो उलटफेर की चर्चा हो रही है उसका वो लोग फीडबैक लेने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की माने तो वो कह रहे हैं कि वो लोग जो सेवा भाव के लिए जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसके लिए वो लोग आ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि उनके जो बेहतर काम कर सके और इसके लिए रोड मैप तैयार करने वो लोग लखनऊ आ रहे हैं। बीजेपी में जारी बैठकों के इस दौर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। योगी कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। साथ ही यूपी में पार्टी की कमान को लेकर भी कुछ बड़ा हो सकता है। नए सिरे से जिम्मेदारी तय हो सकती है। लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट अनिल भारद्वाज भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं।
वो कहते हैं कि बीजेपी और संघ के नेताओं का बार बार लखनऊ आना और फिर यहाँ से दिल्ली जाना कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बार बार भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का आना इस बात की चुगली कर रहा है कि संगठन और सरकार को लेकर कुछ न कुछ पक रहा है, कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। हालांकि जो चर्चाएं हैं कि सरकार में भी बदलाव होगा, संगठन में भी बदलाव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से नेतृत्व को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकती है, लेकिन सरकार में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बीजेपी के नेता बैठकों के इस दौर को संगठन की सामान्य एक्सरसाइज बताते हैं। कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि कोरोना काल में सेवा भावना को बढ़ाने और लोगों तक पहुंचने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन का भोपाल से लखनऊ वक्त से पहले लौट आना, सीएम योगी और राज्यपाल की लंबी मीटिंग का सेवा भावना से क्या कनेक्शन है? खबर ये भी है कि जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ का दौरा करेंगे। कुमारी रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बीजेपी की इसी मंथन पर बातचीत करने के लिए, मीटिंग पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मीटिंग कितने बजे शुरू होने वाली है और क्या राधा मोहन सिंह वहां पर पहुंच गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है राधा मोहन सिंह वो भी लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद जो बीजेपी की बैठकों का, कई अहम बैठकों का सिलसिला है वो शुरू होगा। करीब 3 बजे एक बीजेपी की अहम बैठक होगी जिसमें बीजेपी के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ, प्रदेश महामंत्रियों के साथ बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक करेंगे। और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो बैठक होगी उसमें जो कोरोना संकट के दौरान इमेज बनी है, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, उसके लिए बीजेपी एक और जहां सरकार संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी हेल्प डेस्क खोली थी और इस दौरान कितनी लोगों की मदद की गई है, कितना ब्लड डोनेशन हुआ है, कितना बीजेपी के लोगों द्वारा राशन बांटा गया है, इसकी समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी कोरोना संकट के दौरान लोगों की किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मदद करेंगे, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। चर्चा होगी, लेकिन इस चर्चा को 2022 से भी जोड़ा जा रहा है। अब तो मीटिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अलीगढ़ में वैक्सीन को कूड़ेदान में डालने की आरोपी एएनएम के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले दिनों एक एएनएम पर आरोप लगा था कि वैक्सीनेशन के दौरान उसने लोडेड सिरिंज डस्टबिन में डाल दी, जिसके बाद जांच में डस्टबिन के अंदर वैक्सीन से भरी 29 सिरिंज मिली थी। अब सीएमओ कार्यालय की शिकायत पर पुलिस ने एएनएम नेहा खान और आफरीन जैरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों एएनएम की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। सीएमओ कार्यालय से एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 29 डोज ऐसी हैं जिसे बिना लगाए छोड़ दिया गया था। जो लाभार्थी थे उन्हें बिना लगाए छोड़ के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया था। तो इसके विरुद्ध एएनएम के विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है। इससे और गलत मानसिकता क्या हो सकती है? व्यक्ति ये विश्वास लेके जा रहा है कि उसको वैक्सीनेशन करा चुका और उसको वैक्सीन की डोज ही नहीं गई, तो इसके परिणाम तो मुकदमा आने ही है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऑक्सीजन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक एक सांस के लिए तरसा दिया। ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद हमारे कई नागरिकों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। जिम्मेदार आखिर इसका कौन है?
और बड़ी खबर आ रही है यहां पर झांसी से, जहां पर स्टेशन पर बच्ची का शव मिला है। ऐसी आशंका है कि लड़की को चलती ट्रेन से फेंका गया है। तो खबर झांसी से आ रही है, यहां पर एक बच्ची का शव मिला है और शव को देखने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि लड़की को चलती ट्रेन से फेंका गया हो। तो तमिलनाडु से मथुरा जा रहा था पूरा परिवार। मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। बातचीत करने के लिए अश्वनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, कौन है ये बच्चे, कुछ पता चल पाया है? अश्वनी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर एक बार फिर से बता दें, झांसी से खबर आ रही है। यहां पर एक बच्ची का शव मिला है। बताया जा रहा है कि ऐसी देखने में, इस बच्ची के शव को देखने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि लड़की को चलती ट्रेन से फेंका गया है। बिजरौठा स्टेशन पर इस बच्ची का शव मिला है। चलती ट्रेन से फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से मथुरा जा रहा था परिवार। और बाबा रामदेव ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में आईएमए पर पलटवार किया। बाबा रामदेव ने एलोपैथ में गैर जरूरी दवाओं और ऑपरेशन के जरिए लूट मचाने का आरोप लगाया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद को 98% बीमारियों के पुख्ता इलाज का दावा किया है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद देहांत हुआ है, तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा। तो देखो, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके, और योग रिसर्च बेस्ड इनोवेशन एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं, तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारें, कोरोना को हरा पाएं। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमिश भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत। और वहीं आईएमए ने कहा है कि रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। बाबा जी का अभी अभी तर्क आया है कि जो सीरियस लोग हैं उनको तो एलोपैथी में भेज दो और बाकी सबको मेरे पास भेज दो, वो तो खुद ही ठीक हो जाने हैं, या उनको थोड़ी डाइट और केयर से वो ठीक हो जाएंगे, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएंगे। उसमें वो अपने दावा करते हैं कि मेरी कोरोनिल खाली, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया और वो ठीक हो गए। इस तरीके से वो अपना धंधा चमकाने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं वो निंदनीय है। इसको बंद होना चाहिए, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर भी एक्शन लेना चाहिए। और योग गुरु बाबा रामदेव के न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू को लेकर अब सियासी पार्टियों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। अभी कोरोना से जूझ रहा है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व अभी कोरोना से जूझ रहा है। हमारा मानना है कि इस समय देश में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी तरह की भी राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। हम सबको मिलके अभी कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं। व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप संत नहीं व्यापारी हैं। और सन्यासी के चोले में व्यापारी कायदे कानूनों को तोड़ना क्या उचित है? क्या कोई संत या महंत किसी की बुराई करता है? क्या कोई संत या महंत आयुर्वेद के पीछे छुपता है? WHO की दवा प्रमाणित कह करके आपने दवाई बेची और उसके बाद आपने खेद व्यक्त किया कोई क्लिनिकल ट्रायल आपकी दवाइयों का नहीं हुआ, और आप कहते हैं कि हमारी WHO प्रमाणित है दवाइयां। इन सारी बातों का आपको जवाब देना होगा। चिकित्सा की सभी पद्धतियों की अपनी अपनी विधा है, अपना अपना वैज्ञानिक आधार है और अपना अपना सम्मान है। प्रोफेशनल तरीके से
अगर विधियों का उपयोग हो और मरीज को लाभ हो तो निश्चित रूप से वो विधा कारगर साबित होती है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, यूनानी हो, चाहे जितनी विधियां हो, सबको एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि समय विशेष पर और रोग विशेष के समय में सभी विधियों का अलग अलग महत्व है। और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी इसको ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि अपनी दाढ़ी दूसरी कंपनी से कलर और डाई से रंगते हैं। अमीश जी जरा सोच के देखो, जो आदमी सिर से पांव तक इतना नकली और सत्य से इतना दूर हो, वो साधु कैसे हो सकता है। तो प्रमोद कृष्णन ने बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद जौनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिजन इसके लिए राजी नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जान दे दी। और हाथरस में हत्या के बाद खुदकुशी करने का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की की चाकू से हत्या की, फिर उसके पेट में चाकू घोंपकर जान दे दी। तो पहले हत्या की प्रेमिका की और उसके बाद फिर अपने पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर ली है। हाथरस का पूरा मामला है, जहां पर आरोप के मुताबिक एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की की चाकू से हत्या की और फिर अपने पेट में भी चाकू घोंपकर जान दे दी। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव तथा थाना प्रभारी हसैन द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। जो गंभीर रूप से घायल लड़का था उसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पे फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके से ही घायल युवक के पास पड़ा हुआ एक खून से सना हुआ चाकू भी बरामद हुआ है, जिसको पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। और फतेहपुर में गंगा नदी में 6 शव मिलने से हड़कंप मच गया। हुसैनगंज थाने के भिठौरा घाट में शव मिलने की खबर के बाद एसडीएम पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को नदी से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद सभी शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। और बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक मीडिया कर्मी के घर से एक आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन मीडिया कर्मी ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया है। तो बांदा से खबर है, जहां पर पुलिस ने एक मीडिया कर्मी के घर से पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन मीडिया कर्मी पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा रहा है। और इस दौरान परिवार के साथ बदसलूकी भी की गई है। बताया जा रहा है अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मीडिया कर्मी का घर बताया जा रहा था, लेकिन अब जो मीडिया कर्मी है उसका कहना है कि पुलिस उसे फंसाने की कोशिश करे। जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो उनके परिवार के साथ भी बदतमीजी करने का आरोप ये मीडिया कर्मी लगा रहा है। लेकिन फिलहाल एक शख्स को पुलिस ने इसके यहां से पकड़ा है, जिसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।